हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको बिहार बोर्ड केमिस्ट्री मॉडल सेट 2 लेके आऊँ, जो कि 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के देखिएगा। उसमें मैंने सभी प्रश्नों का सही आंसर बता रखे हैं। उसके बाद मैंने फिर केमिस्ट्री के नैया पार 1 और केमिस्ट्री के नैया पार 2 नामक वीडियो डाल रखे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो जो बिहार बोर्ड अपना मॉडल सेट लॉन्च कर रहा है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो ये तो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है, मैं अपना ही मॉडल सेट कराऊंगा। और आप एग्जाम जब देंगे ना, तब ये गारंटी देना कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें क्या, अगर 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है तो उसमें से 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन तक मेरे मॉडल सेट का होगा। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें से होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैक्सिमम उसमें से होंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जो मैं मॉडल सेट कराऊंगा या जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ केमिस्ट्री के नैया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 करके, तो आप प्लीज़ को पूरा देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, जो मॉडल सेट 2 है, मैं उसका प्रश्न एक एक करके पढ़ूंगा और उसका सब आंसर मैं सीधे बोर्ड पे लिखूंगा। जहाँ हो सकता पड़ेगा मैं जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इस मॉडल सेट 2 का PDF लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको प्रश्न पढ़ने में आसानी रहेगी। मैं एक एक करके प्रश्न पढ़ूंगा, समझाऊंगा और आवश्यकता पड़ेगा तो क्वेश्चन को मैं डीपली एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मॉडल सेट 2 का मैं बात कर रहा हूँ। मॉडल सेट 2 अगर आप लोग खरीद लिए होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता। और मैं देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्नों के आंसर गलत दे रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब भी आप सेट लगाएं तो आपको उसका सही आंसर पता हो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। प्रश्न पहला क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुचालक है। मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इनमें से कौन गुड कंडक्टर है। क्या बात कर रहे हैं, गुड कंडक्टर। सुचालक कौन है, तो ऑप्शन में यहाँ दे रखा है क्या, मैग्नीशियम, जर्मेनियम और कॉपर। देखिए, मैग्नीशियम और कॉपर तो मेटल है और ये सबको पता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, यानी कि सेमी कंडक्टर, ये भी एक तरह से क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी पहले वाले प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल एबव, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। पहले वाले का सही आंसर क्या होगा, इनमें से सही, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही है। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। आपको बात समझ में आ रहा होगा, पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर, यानी इनमें से कौन सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। मैं आपको सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। आप प्लीज़ ऑप्शन देख लेंगे, मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। क्या क्या बोला मैंने, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। तो आपको नाम से लग रहा होगा सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर, तो ऑप्शन बी दूसरे का जो आंसर होगा वो होगा आपका सिलिकॉन। क्या सही है आपका, सिलिकॉन इसका सही आंसर है। दूसरे वाले प्रश्न का सही आंसर क्या है, सिलिकॉन है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या बोल रखा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। आसान भाषा में समझाए कि इनमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इनमें से कौन टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो जो लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे विलियन, वहाँ एक बात पता होगा, मैं कुछ बता रहा हूँ। वैसे मैं ऑप्शन को पहले पढ़ लूँ, क्या लिखा है, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। ऑप्शन बी मोलरता यानी मोलैरिटी। ऑप्शन सी मोललता यानी मोलैलिटी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर मोलैलिटी है। इसका सही आंसर क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और सिर्फ मोलैलिटी नहीं है, मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, सिर्फ मोलैलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन नहीं करता है, मास परसेंटेज भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये 3 आपके ऑप्शन में अक्सर मिलेंगे। जब भी सवाल पूछेगा कि इनमें से टेम्परेचर पर डिपेंड कौन नहीं करता है, तो ऑप्शन में या तो मोलैलिटी होगा, या तो मोल फ्रैक्शन होगा, या मास प्रतिशत होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरे वाले का ये सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, सोडा वाटर क्या है, व्हाट इज सोडा वाटर, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, सोडा वाटर क्या होता है। जब हम लोग जल में CO2 गैस का विलयन बनाते हैं, यानी कि जब भी हम वाटर में CO2 को मिलाते हैं तो हमारा सोडा वाटर बनता है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है, यानी कि चौथे वाले प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, जल में CO2 गैस का विलयन। क्या यहाँ पे, जल में CO2 गैस का विलयन, जल में CO2 गैस का विलयन। इट मीन्स इंग्लिश में क्या लिखेंगे,
एडिशन ऑफ CO2 इन वाटर, ठीक है ना, एडिशन ऑफ CO2 इन वाटर, यानी कहाँ डालेंगे बताओ, जब CO2 को वाटर में डालेंगे तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। मतलब जो ऑप्शन दिया है उनमें से ढूंढना क्या है कि लोहे को जंग से लगने के लिए, बचाने के लिए, यानी कोरोजन से बचाने के लिए लोहे पर किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, मैं देख रहा हूँ क्या कि इसका आंसर गलत दिया हुआ था, इसका सही आंसर है Pb3O4। इसका सही आंसर क्या है, Pb3O4। अगर लोहे पर जंग, एक्चुअली ये पेंट की तरह काम करता है, कैसे काम करता है, पेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए तो Pb3O4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 6ठा सवाल क्या बोल रखा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ये सवाल था लोहे पर जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि लोहे पर जंग लगाने के लिए क्या हो सकता है। सबको पता है क्या होता है, लोहे पर जंग कब लग सकता है बताइए, जब नमी हो और हवा हो, नमी हो और क्या हो, हवा हो, इट मीन्स मॉइस्चर प्लस एयर। तो ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में लिखा है क्या, आर्द्र वायु, आर्द्र वायु, इसका मतलब मॉइस्ट एयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आर्द्र वायु मतलब मॉइस्ट एयर। घुमा फिरा के वही बात बोल रहा है क्या कि हवा में क्या होना चाहिए बता, नमी होगा और ऑक्सीजन रहेगा या हवा रहेगा तो क्या होगा, लोहे पर जंग आसानी से लग सकता है। तो इसका मैं सही आंसर 6 प्रश्न का बता दूं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ बताइए। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब कि इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस 7वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो है फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। मैं फिर बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं बोल रहे, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक है वो फ्लोरीन। अगर एग्जाम पूछता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये पूछ लेता स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक। अगर लिथियम के बारे में पूछेगा तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि प्रबल अवकारक है। तो ठीक है ना, ऑप्शन में चलो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें से प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो फ्लोरीन पे ठीक मारे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आ गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा तो उसमें देखिएगा ऑप्शन में पक्का लिथियम रहा होगा, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दिया, एडिशनल आपको बता रहा हूँ कि लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। जो 8वां नंबर प्रश्न है इसमें क्या पूछा है, धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है। धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है, इंग्लिश वालों के लिए बताएं तो मतलब सिंपल बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मेटालिक बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मेटालिक बॉन्ड। यार सबको पता है मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध कौन बनाएगा, धातु बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो 8वें नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, धातु, यानी इसका जो सही आंसर होगा मेटल होगा, ठीक है। सही आंसर क्या है, मेटल। अब 9 नंबर क्या बोल रहा है, सीने बार। सीने बार क्या है, ये जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड नेम, वहाँ मैंने बता रहा है सीने बार, गैलेना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट, वो मैंने बता रहा है कि किसका ये मेन ओर है, ठीक है। तो आपसे पूछा सीने बार, सीने बार ऑप्शन में लिखा गया PBS, एक्चुअली PBS गैलेना है। सीने बार कहते हैं हम लोग HGS को, तो सीने बार किसको कहते हैं, HGS को हम लोग सीने बार कहते हैं। मरकरी सल्फाइड को हम लोग सीने बार कहते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे याद होना कि ऑप्शन देखते हैं हमको सीधे आंसर दिमाग में आना चाहिए। सीने बार मतलब HGS, अगर गैलेना बोलता ना तो PBS, गैलेना अगर बोलता तो PBS। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है।
तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, मैं करके बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर आप इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा। तो बाहरी कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट सेल का कन्फिगरेशन क्या दिख रहा है बताओ, 2s2 2p4। तो आपको किस पे टिक करना, ऑप्शन पे 2s2 2p4 पे आपको टिक आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इसमें क्या पूछ रहा है कि मैग्नीशियम धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी देख लीजिए, मैग्नीशियम तो आपको पढ़ा होगा KLMN, या तो आप ऐसे लिखना चाहो तो भी बता सकते हैं, चलो ऐसे ही बता देते हैं। 1s2 इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कितना दिख रहा है बाहरी कक्षा में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका सही आंसर किस पे टिक करना है, आपको 2 पे टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, यानी p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो p ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल, मतलब p ऑर्बिटल का शेप आपको याद रखना कैसा होता है, डम्बल। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लेता कि s ऑर्बिटल का कैसा होता है, अगर आपसे पूछता है कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो ये s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है। ये है p ऑर्बिटल का, ये है p ऑर्बिटल का शेप। अगर आपसे पूछता है कि s का शेप कैसा होता है, तो इसका s का होता है स्फेरिकल। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये प्लीज आप ध्यान रखेंगे, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आप चलो p का पढ़ के गए हो कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और एग्जाम में क्या पूछ लिया कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, क्या होता है, स्फेरिकल होता है। p का होता है डम्बल, आप p का याद करके गए हो कि डम्बल होता है, और पूछ लिया किसका, s का, तो s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, यानी कि गोलीय। हिंदी वालों के लिए क्या बोलेंगे, गोलीय शेप होता है, गोलीय या गोलिकाकार। अगर पूछ लिया d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, आप पढ़ के गए s का स्फेरिकल, p का डम्बल, d का कैसा, d का कई बार पूछता गया। d का जो है एग्जाम में कई बार पूछा है कि d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो उसका होता है डबल डम्बल। d ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल होता है, ठीक है। अगर f का पूछ लेता, f का अगर पूछ लेगा तो f का होता है ट्रिपल डम्बल, f का होता है ट्रिपल डम्बल। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसका कैसा होता है। वैसे ज़्यादातर केस में p का पूछता है या d का पूछता है। तो ठीक है, आपको कुछ याद आ गया। मैं यहाँ पे आपको एक के बदले में 4 प्रश्न आपको बता दिया। p का शेप डम्बल है, s का स्फेरिकल हो गया, d का डबल डम्बल हो गया, और f का ट्रिपल डम्बल हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको 12 प्रश्न बता रखे हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। मतलब सिंपल बात वही आ गया ना कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगर मेरा पढ़े होंगे तो आपको एकदम बिंदास आंसर याद होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं, NaOH को। तो जो आपका प्रश्न नंबर 13 है, 13 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, NaOH आपका सही आंसर होगा। 13 का क्या होगा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। अब फिर वहीं से एक सवाल आ रहा है, पोटास एलम क्या है, पोटास एलम क्या, पोटास मतलब फिटकिरी। आपको फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने बता रखा है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पोटास एलम क्या है, डबल सॉल्ट। पोटास एलम क्या है, डबल सॉल्ट है। यानी पोटास एलम मतलब फिटकिरी क्या है, फिटकिरी एक तरह का डबल सॉल्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट है, मतलब द्विलवण। क्या बोलेंगे उसको, द्विलवण, या क्या बोलेंगे, युग्म लवण। युग्म, युग्म मतलब डबल, युग्म लवण, ठीक है। तो जो 14 नंबर आंसर, उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, युग्म लवण। 15 नंबर की बात करते हैं, हीरा। क्या पूछ रहा है, हीरा का प्रसंकरण क्या होगा, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यार हीरा का हाइब्रिडाइजेशन ना sp3 होता है, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन आप चलो याद करके जा रहे हो, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ ले ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, ठीक है ना। हीरा का होता है sp3, ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। हीरा का होता है, फिर बोल रहे हैं हीरा का sp3, ग्रेफाइट का sp2 होता है। तो ये जो आप आंसर लिखो, ये लिखो हीरा के लिए, ठीक है ना। हीरा का जो हाइब्रिडेशन होता है वो कैसा होता है, sp3, ग्रेफाइट का हो जाएगा sp2, ठीक है। तो चलिए पहले आप इतना का जो सही आंसर बता है, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रश्नों का बात करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि ये क्या है, आपको दिख रहा है बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, तो यार इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। पूछा क्या है किसमें कि ये स्ट्रक्चर बना दिया, पूछ रहे ये क्या है, तो यहाँ सबको पता है क्या ये फिनॉल फिनॉल है, ठीक है। 17 नंबर में क्या पूछ रहा है कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। बेंजीन, तो जिनको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होगा वो आराम से गिन सकते हैं कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी दिख रही है, बताओ 3 दिख रही है। अंदर दिख रहा है बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3 दिख रही है। देखिए फिर से बोल रहे हैं, जो लोग मेरा जनरल फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि केमिस्ट्री की नैया पार 1, वहाँ जाकर देखेंगे क्या हम आपको बताएं क्या कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में कितना होता है, फिनॉल में कितना होता है, एनिलीन में कितना होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप वहाँ जाके देखिएगा तो पता चल जाएगा कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। प्लीज़ वो वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चन में 18 क्या पूछ रहा है कि उजला फास्फोरस एवं पीला फास्फोरस क्या है। उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस क्या है, इट मीन्स व्हाइट फास्फोरस एंड येलो फास्फोरस में क्या रिलेशन है, क्या है। तो सबको पता है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि ये दूसरे के अपरूप हैं। क्या है इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, एलोट्रॉप्स। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाइट फास्फोरस येलो फास्फोरस में क्या रिलेशन, तो आपको बोलेंगे ये दोनों के दोनों एलोट्रॉप्स है। सिमिलरली आपसे कोई पूछेगा अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर में क्या रिलेशन है, वो भी दोनों एक दूसरे क्या है, एलोट्रॉप्स है। क्या बोल रहे हैं, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, ये भी एक दोनों के क्या है बताओ, एक दूसरे के अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप्स है। सिमिलरली आपसे क्या पूछेगा कि ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, यानी कि ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन में क्या रिलेशन है, तो ये तीनों भी क्या है बताओ, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडिशनल आंसरों को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा 19 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में, धातु पूछा यानी कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा मेटल है, तो वो है एल्युमिनियम। मेटल बोला है, ध्यान रखिएगा। अगर बोलता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, तो आपका ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछा मेटल, कौन सा मेटल अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में, तो उसका नाम है एल्युमिनियम, ठीक है। क्या नाम है इसका, एल्युमिनियम। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों ग्रुप 17 एलिमेंट है, तो इनको हम लोग हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम लोग हैलोजन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए 16 का, 17, 18, 19 और 20 का आपको सही आंसर मिल चुका है। अब हम बात करते हैं 21 नंबर का। 21 में क्या लिखा है कि इथीन बहुलीकृत होकर बनाता है, इथीन बहुलीकृत होकर बनाता है, यानी कि अगर हम इथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, इथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा। इथीन का पॉलीमर क्या है बताओ, पॉलीथीन। क्या है, तो आपको सही आंसर मिल रहा है। इथीन के पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ क्या लिख रहा है, क्या कि सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोनोएट, यानी कुल मिलाकर के ये बात कर, सोडियम बेंजेनोएट, मैंने ऐसे लिख रखा, सोडियम बेंजोनोएट यही है। पूछ रहा है क्या कि सोडियम बेंजोनोएट को सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करेंगे तो क्या बनता है। इट मीन्स क्या कह रहा है कि सोडियम बेंजोनोएट का रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम से कराते हैं, किससे कराते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम आपको ये होता है NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन का हम लोग, इनका रेशियो जो होता है 3:1 होता है, ध्यान रखेंगे। किसका, सोडा लाइम में NaOH और CaO का जो कॉम्बिनेशन उसको होता है 3:1। देखिए होता है क्या, आपको बता दे रहे हैं, जब भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो अल्केन बनता है। क्या बनता है, अल्केन। देखिए कैसे, या एरीन बनेगा। कुल मिला के बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट बाहर चला जाएगा। अगर अल्केन रहता है यहाँ पे तो अल्केन बन जाता, सॉरी अल्काइल रहता है तो अल्केन बन जाता, एराइल रहता तो एरीन बन जाता। देखिए बाहर क्या निकलता है, ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, क्या निकल रहा है बाहर बताओ, बाहर निकल रहा है आपका Na2CO3, Na2CO3 बाहर निकल रहा है। तो बचा क्या बताओ, बचा क्या, बेंजीन, ये H दिख रहा है क्या, वो यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा।
यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, C6H6, यानी हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम क्या है, बेंजीन। यही आपका सही आंसर है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आपको पता है कहाँ मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा क्या बाहर निकल रहा है बताइए, सोडियम बेंजोनोइड को जब भी हम सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, मैं आपको ना इससे एक संबंधित सवाल बता रहा हूँ। पूछता क्या किसका सोडियम इथेनोएट, बड़ा क्वेश्चन पूछा, सोडियम इथेनोएट का सोडा लाइम के रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है। सोडियम इथेनोएट मैं यहाँ बना रहा हूँ, सोडियम इथेनोएट में इसकी बात करूँ, ये 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया क्या, कि सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है। वापस ये देख लो, सोडा लाइम का NaOH और CaO, बाहर क्या निकल जाएगा आप खुद देख लीजिएगा। ये वाला चीज बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, मीथेन। आपका सही आंसर क्या होगा, मीथेन। आपका जो आंसर होगा वो होगा मीथेन। ठीक है, ये वो क्वेश्चन कई बार पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन सोडा लाइम रिएक्ट विथ सोडियम एसीटेट, तो आपका आंसर क्या होगा, मीथेन बनेगा। ठीक है, सॉरी, ये जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप इनको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बनेगा और एग्जाम में आएगा भी, ये गारंटी है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सोडा लाइम रिएक्ट विथ सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर तक बना लिए, आगे हम 23 नंबर देखते हैं। पूछा गया क्या कि जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है। इट मीन्स यहाँ पे आपको फिनॉल का रिएक्शन, 22 नंबर हो गया, 23 नंबर की बात करें, यहाँ हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं, बेंजीन के साथ। जस्ता मतलब बेंजीन की बात, कुछ लोग को नहीं पता तो हम बता रहे हैं, जस्ता मतलब बेंजीन, सॉरी जस्ता मतलब जिंक की बात करें। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करना है, जिंक के साथ करना है। जस्ता मतलब जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक पता है क्या करेगा, इस O को हटा देगा और यहाँ बन जाएगा ये। आपको पता है फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। ये जिंक है ना, वो उस O को हटा लेगा, जिंक जो है O को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, बेंजीन बनेगा। समझ में आ गया, यानी कि जब भी हम फिनॉल का रिएक्शन जस्ता चूर्ण यानी जिंक के साथ कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा बेंजीन। ठीक है, और ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर A है। ठीक है ना, चलिए 24 नंबर का आंसर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है, इनमें से कौन एक इनर्ट गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आपको पता है ग्रुप 18 वाला आता है, तो इसके ऑप्शन में सोडियम, नियोन, यूरेनियम और जिंक। इसका सही आंसर क्या है, 24 का सही आंसर होगा नियोन। 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नियोन। 24 का सही आंसर होगा नियोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, मतलब इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको देखो हिंदी और इंग्लिश सेम में लिख दिया ना। बायोडिग्रेडेबल का शुद्ध हिंदी होता है जैव निम्नीकरणीय बहुलक। जैव निम्नीकरणीय बहुलक, इसका मतलब ये होता है कि कौन से पॉलीमर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जैव अणु नष्ट कर सकते हैं। तो आपको यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, जितने भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं, वो सभी के सभी जैव निम्नीकरणीय बहुलक होते हैं। जितने भी नेचुरल पॉलीमर हैं वो सब के सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। ऑप्शन में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है नाइलॉन 66, ये नहीं होगा। PBC ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बेकलाइट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। तो 25 का जो सही आंसर है वो है आपका सेल्यूलोज, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए 25 तक का सही आंसर आपको मिल गया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रश्नों का बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक
एसिड बनता है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 26 वाले का सही आंसर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको 3-4 सवाल बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? Fe H2O का होल 5 NO और बाहर लिखा गया है SO4, ठीक है। इस प्रश्न को देख के ना 4-5 सवाल बनता है, हम एक एक करके डिस्कशन करते। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना। तो हम पहले इसका आंसर बताते हैं। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होता है। बहुत सारे बुक्स में +3 लिखा होगा, +2 लिखा होगा, इसका सही आंसर +1 है, ठीक है ना। तो जिनको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने आता है वो कर सकता है। देखिए, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो x मान लीजिएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 होगा, ठीक है। ये केटायनिक लिगेंड है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस। अब इसके वजह से यहाँ -2 आ जाएगा, कैसा आ जाएगा? +2 आ जाएगा, कैसा आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा? +1, तो इसका +1 होगा। सिंपल से बात के याद रखिएगा कि आयरन के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। जो भी स्टूडेंट चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, ठीक है। बस फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन को देख करके जैसा आपको याद रखना, इसका ऑक्सीडेशन +1 ही होता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल इससे क्या बनता है? ये पता है कौन सा टेस्ट है? ये ब्राउन रिंग टेस्ट है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट है। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये ब्राउन रिंग टेस्ट का प्रोडक्ट है। ऐसा लिख कर पूछेगा कि ये इक्वेशन किस टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट को रिप्रेजेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट। और आपको बताते हैं दूसरा सवाल, एक टेस्ट किस लिए करते हैं बताओ? नाइट्रेट आयन को जांचने के लिए। आपसे कोई पूछेगा, जैसे आपको याद होगा ग्रिगेनार्ड रिएजेंट, पिछले वीडियो में उसी पे, उसके आप जानते हो टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट से हम लोग क्या जांचते हैं कि प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड है कि नहीं, ठीक है। वैसे हैलोफॉर्म से क्या जांचते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कीटोन, मिथाइल कीटोन है कि नहीं, ये सब जांचते हैं। तो वैसे ही ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट है, इससे हम जांचते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो नाइट्रेट आयन वाला है कि नहीं, मतलब जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक एसिड है कि नहीं। सिंपल। क्या क्या बोला मैंने? इस इक्वेशन को देख के क्या बोलेंगे? ये किसका जांच करता है? नाइट्रेट आयन का। दूसरा कौन सा टेस्ट है? ब्राउन रिंग टेस्ट। तीसरा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो +1। चौथा इसका नाम पूछ लेता है, ठीक है। और पांचवा जो सवाल बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन, जितने लोगों को ब्राउन रिंग टेस्ट याद होगा, वहां पर फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट किस आयरन पे लगता है? तो आप बोलेंगे फेरस आयन पे लगता है। फेरस प्रोडक्ट जब बनता है तो बन जाता है फेरिक आयन, ठीक है। तो 4-5 सवाल यहाँ से बनता है। तो फिलहाल इसका हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को देख करके कि आयरन का ऑक्सीडेशन में कितना है? +1 है। और हम देख रहे हैं कि सैंपल पर मैं इसका आंसर दे रखा है +3, जो कि बहुत सरासर गलत आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है ना। इट मीन्स आप इंग्लिश वालों क्या बोलेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चिलेटिंग लिगेंड। तो ऑप्शन में दिया हुआ क्या? 1,2 इथाइलिन डाइमीन, यही सही आंसर है। ऑप्शन बी अमोनिया, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऑप्शन बी इथाइलेमिन, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। फिनॉल भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ सही आंसर क्या है? इथाइलिन डाइमीन। सही आंसर क्या है? इथाइलिन डाइमीन। यहाँ लिख दो इथाइलिन डाइमीन, इसका सही आंसर है। मैं इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। 28 को सही आंसर है, या इथेन बोल सकते, इथेन 1,2 डाइमीन भी बोलते हैं इसको। इथाइलिन डाइमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाइमीन। एक्चुअली में ये है, ये जिसको नहीं पता यार लिख लेना, ये एक चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड मतलब किसे कहते हैं? चिलेटिंग समझता क्या होता है? कितने को पता चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? वह लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ साइक्लिक रिंग बना सके, वह लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ साइक्लिक रिंग बना सकता है ना, उसको हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे बात आते हैं। अच्छा, इसको ना बुक्स में शॉर्टकट के रूप में EN लिखते हैं। EN, जब भी कभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EN देखेंगे ना, EN,
तो उसका मतलब होता है इथाइलिन डाई एमीन होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ, उसको ध्यान बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। तो 28 का सही आंसर क्या है, इनमें से कौन चिलेटिंग लिगेंड है, तो इथेन 1,2 डाइमीन। चलिए 29 पे आते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें से आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। कंपाउंड ये है 29 का COC2O4 का होल थ्राइस 3-3-। तो जो भी लोग, फिर वही बात है ना, ये सेम चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि जिसको चैप्टर 9 का थोड़ा सा नॉलेज होगा, ये कोबाल्ट है, नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, इसको हम लोग ऑक्सीलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। जैसे हम लोग इसको इथेन 1,2 डाईएमीन बोलते हैं, वैसे ही C2O4 को ऑक्सीलेटो बोलते हैं। अब बात ये ध्यान रखना कि एक ऑक्सीलेटो पे 2- होता है। कितना माइनस होता है, 2-। तो 3 है ना, तो 3 दूनी 6, यानी कि -6 होगा, -6 होगा। इक्वल टू कितना होगा, -3। इक्वल टू कितना है, -3। तो x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा, +3। तो यहाँ पर इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, ठीक है। मैं अभी बहुत डीपली नहीं जाना चाहता, नहीं तो टॉपिक्स हम लोग भटक जाएंगे कैसे निकालते हैं। तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में हम कल वीडियो डालेंगे। किस पे, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, CN कोऑर्डिनेशन नंबर, और ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 30 में क्या पूछ रहा है, 30 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं, यानी कि पहला ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन नहीं है। तो ऑप्शन में है आयरन, ऑप्शन में है क्रोमियम, ऑप्शन में है सिल्वर, और ऑप्शन में है निकेल, ठीक है। फिर से बोल रहे क्या क्या, ऑप्शन में है निकेल, सिल्वर, क्रोमियम और आयरन। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर जो इसका है वो है सिल्वर। सही आंसर क्या है, सिल्वर है। तो जिनको भी 3D सीरीज याद नहीं है, हम आपको याद करा दे रहे हैं। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये पहला ट्रांजिशन सीरीज है, आप देख लीजिए। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ऑप्शन में दिया है आयरन, क्रोमियम, सिल्वर, निकेल। अब देख लीजिए कौन इसमें नहीं है, बताओ। सिल्वर नहीं है, आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, कौन नहीं है, चांदी नहीं है। यानी कि आपका सही आंसर क्या है, AG, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक जाता है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक जाता है। इसको याद करने का तरीका भी है, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसका बताना चाहता हूँ, तो बोलोगे तो बता देते हैं। इसका 2 है, आप ऐसे याद कर लेगा, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। ट्रिक क्या है इसका, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ये एक ट्रिक है जिससे कि आपको 3D सीरीज याद हो जाएगा। SC मतलब सुनो, TI मतलब तुम, भी मतलब वेनेडियम जो विवाह है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ये कम से कम आपको एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद होना चाहिए। इससे ना आपका D ब्लॉक का क्वेश्चन बन जाएगा और चैप्टर नंबर 9 का सही आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा आपसे। तो ये देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या, 31 नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा प्रिय क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। पूछा यहाँ पे क्या है 31 नंबर में कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। NiCO4 में निकेल का इसका 0 है,
ये बिहार बोर्ड का ना प्रिय क्वेश्चन है, एकदम फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर और सिर्फ वो नहीं, उस क्वेश्चन के नाम पे 5 प्रश्न बनता है। NiCO4 जो क्वेश्चन है ना उसमें 5 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है क्या कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया, किसी प्रश्न में आपसे उसका हाइब्रिडेशन पूछेगा, किसी प्रश्न में आपसे उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, किसी प्रश्न में उसका आपसे क्या पूछेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेगा, ठीक है ना। तो किसी प्रश्न में आपसे उसका निकेल का EAN पूछ लेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ लेगा। तो ऐसे ऐसे सवाल उससे बनते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए 31 तक हो गया। अब हम बात करते हैं क्या 32 में क्या लिखा है कि XeF4 का आकार कैसा होता है। XeF4 का आकार यानी कि 32 प्रश्न में क्या बात करना है, XeF4 का आकार कैसा होता है। तो XeF4 का जो आकार होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, XeF4 का जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग समतलीय। हिंदी में इसका नाम क्या है, वर्ग समतलीय, इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बनाने से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। देखिए आगे देखते हैं 33 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ओलियम का। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गैस H2SO4, तो यार H2SO4 ये होता है, और ओलियम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दें, वो होता है H2S2O7। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गैस को घोल दे कि ये बन जाए, तो आपको सही आंसर मिलेगा SO3। अब मिला लीजिए H2 सल्फर एक है, सल्फर एक, यानी दोनों मिलकर H2 बना लेगा, और 4 और 3 से आपका सही आंसर क्या होगा, SO3 होगा। यानी आपका जो सही आंसर होगा SO3 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है 34 नंबर, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा किस ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो सबको पता होगा सल्फाइड ओर का, जो इसका 34 आंसर है उसका क्या, सल्फाइड ओर, सल्फाइड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि फेन प्लावन विधि में किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो सल्फाइड ओर का करते हैं, ठीक है। लोहे का प्रमुख अयस्क यानी कि इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन, इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन जो है ऑप्शन के हिसाब से ये होगा Fe2O3 होगा। ये सही आंसर इसका Fe2O3 है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि HCOOH का IUPAC नंबर है, इसका IUPAC नाम आपसे पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है ना, ये वही है ना सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो मेरे वीडियोस में से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, आप देख लीजिए। इसका नाम है मीथेनोइक एसिड, इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। तो जा करके आप वो वीडियो जरूर देखें, बहुत काम का वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है कि कीटोन का अवकरण लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराने पर मिलता है। जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, फिर वही बात है, पहला वाला वीडियो देखिएगा, जो मैंने वीडियो डाल रखा है रिडक्शन वाला वीडियो, ठीक है, वहाँ देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। अब देखो, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो आपका आंसर मिल गया, कीटोन के रिडक्शन पर क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, याद रखिएगा। फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, एल्डिहाइड के रिडक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन पर सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन पर भी प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन पर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन के रिडक्शन पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर का, ये भी बड़ा प्रिय क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, कॉपर पायराइट। कॉपर का जो मुख्य ओर है, यानी कि कॉपर के इंपॉर्टेंट ओर है वो कॉपर पायराइट। फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2, लिख लीजिएगा, CuFeS2 कॉपर पायराइट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 39 नंबर, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। सवाल यह है कि जो इथेनॉल है पानी में घुल जाता है, क्योंकि जल के साथ क्या बनाता है भाई। इंग्लिश वाले क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म, क्या बनाता है जल के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल और वाटर में कौन सा बॉन्डिंग है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी 39 का जो सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका सही आंसर है। ठीक है 40 नंबर क्या है ये देख लीजिए, CH3COCH3, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। फिर वही आ गया ना, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड जाके देखिए कि है वहां पे, इसका नाम है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? प्रोपेनॉन। इसका फेमस नेम क्या है? एसीटोन। इसका फेमस नेम है एसीटोन। आईयूपीएसी नाम क्या है? प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है चलिए अब आते हैं 41 पे। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो सबको पता है मोनोसैकेराइड है। कैसा है? ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो मोनोसैकेराइड है। ठीक है सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये दोनों को दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है नेक्स्ट बताते हैं, पूछा गया CH3COH है क्या? CH3COH है, मतलब से पूछ रहे कैसा एसिड है, तो हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब कहते हैं एक ऐसा एसिड जो एक H प्लस देता है। तो CH3COH है क्या? मोनोबेसिक एसिड। हिंदी में जैसे लिखा है इंग्लिश में सेम ही लिखा है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है मोनो मतलब जो एक H प्लस देता होगा। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? एक क्रिस्टलीय दोष। कैसा दोष है बताओ? क्रिस्टलीय दोष। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? क्रिस्टलीय दोष, यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट। ये दोनों के दोनों क्या है? क्रिस्टल दोष है, क्रिस्टल दोष। ठीक है तो 43 का सही आंसर क्या होगा? क्रिस्टल दोष। ठीक है 44 नंबर क्या बोल रहा है? ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या होता है? ये चैप्टर 1 का सवाल है। ये होता है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में कहीं है भी नहीं, बट ये कई बार पूछ लेता है। n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा पूछ लेता है कई बार। इस पर न्यूमेरिकल आज तक पूछा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। नेक्स्ट क्या पूछा है? 45 नंबर, समान ताप पर निम्न जलीय विलयनों में उच्च परासरण दाब का विलयन है। उच्च परासरण दाब का विलयन है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उनमें सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? तो भाई साहब आप लोग एक बात याद रखिए, जिसका आई ज़्यादा होता है ना, आई बोले तो वेंट फैक्टर, जिसका आई ज़्यादा होता है ना उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। कौन सा प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। जिसका भी आई ज़्यादा होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई मतलब वेंट फैक्टर। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है इन तीनों में सबसे ज़्यादा वेंट फैक्टर होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, इनका वेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और जब आई ज़्यादा होगा तो सर ये कैसे बता दिए? तो जिनको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, जिसको भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन पता होगा वो बता देगा कि क्यों ज़्यादा है। ठीक है जितना ज़्यादा आयंस होगा, जितना ज़्यादा आयंस होगा वेंट फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आयंस होगा वेंट फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। और वेंट फैक्टर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्या? अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा। कॉलिगेटिव अणुसंख्य गुणधर्म कब बढ़ेगा बताइए? जब वेंट हाफ गुणांक बढ़ेगा। तो आई बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, 45 का 30। अब क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सजात गुण है? देखिए इतना सटीक हिंदी लिखा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित में कौन सजात गुण है? सजात समझ में आ रहा है? किताब में ये नाम का शब्द नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। इसका मतलब आपसे पता है कि इनमें से कौन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है? अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन है? ठीक है तो जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन। पहला कौन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। तीसरा होता है परासरण दाब, जो कि ऑप्शन में है यही है परासरण दाब। और चौथा होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चौथा है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन में होगा ना तो वही सही आंसर है। दोबारा बता दे रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुपात। अगर ये चारों में से कोई एक ऑप्शन में है तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ना कॉलिगेटिव गुण लिखा हुआ है, ना ही अणुसंख्य गुणधर्म लिखा है, यहाँ लिखा सजात गुण। सजात मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म की बात। इसका सही आंसर क्या है? परासरण दाब। सही आंसर क्या है? परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। 47 नंबर क्या पूछ रहा है? विलयन में विद्युत का संचालन करता है। भाई सॉल्यूशन में करंट फ्लो कौन करता है? सबको पता है यहाँ क्या, वैद्युत अपघट्य करता है। कौन करता है? वैद्युत अपघट्य। अंग्रेजी में हम लोग वैद्युत अपघट्य को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वैद्युत अपघट्य को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वैद्युत अपघट्य को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है, यानी कि इनमें से कौन सेकेंडरी सेल है? तो सबको पता है लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है। तो 48 का सही आंसर क्या होगा? लेड स्टोरेज बैटरी। 47 का है, 48 का होगा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी भाई किसको कहते हैं बताइए? जिस बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो चलिए आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद जो है 2 प्रश्न जो है ना वो न्यूमेरिकल है। तो लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले इस बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा। और साफ़ करने का एक तरीका क्या है कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसमें एक प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि अभिक्रिया, मैं सिंपल से बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन है क्या कि कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है ना, जो एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, कह रहा है क्या कि जब समय 0 था तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था यानी सांद्रता, तो वो 2 ग्राम था। कितना ग्राम था? 2 ग्राम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये था 2 ग्राम। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा? 0। कह रहा है कि 20 मिनट के बाद ये 0.5 ग्राम बच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम में से जब इतना बच गया तो पक्का इतना ग्राम कहाँ चला गया होगा प्रोडक्ट में? ये मैं बता रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन में क्या लिखा था क्या कि ए से को प्रोडक्ट बन रहा है और एक का जो प्रारंभिक सांद्रता है यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 ग्राम है। कह रहा है कि 20 मिनट के बाद इतना ग्राम बच जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन के लिए दे रखा है क्या कि जो दर है, दर बराबर K इंटू A। अब A जब स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू KA। अब जितने लोग केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज रखे होंगे ना, वो ये समझ गए होंगे कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पावर कितना दिख रहा है? 1। पावर कितना दिख रहा है? 1। अगर पावर 1 रहता है तो उसको हम अभिक्रिया की कोटि 1 कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, अब आपको निकालना है क्या इस क्वेश्चन में कि हाफ लाइफ क्या होगा, ये आपको बता देना, यानी कि अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होगा। सिंपल बात समझेंगे क्या कि 20 मिनट में इतना घट रहा है तो आधे समय आधा अर्ध आयु उसका क्या होगा। ठीक है, अर्ध आयु मतलब आधा समय, मतलब जब ये रिएक्शन आधा घटेगा, आधा, ये देखिए 2 से 0.5 हो रहा है ना, 2 से कितना हो रहा है? 0.5। कह रहा है क्या कि इसको आधा घटने में, यानी कि 2 से 1 आने में कितना समय लगेगा। ये सिंपल सा यही सवाल है। ठीक है, हमें इसका डाटा पता है, इसका डाटा पता है, और हमें हाफ लाइफ का डाटा पता नहीं है, तो हम लोग को क्या निकालना है? हाफ लाइफ निकालना है। तो हम हेल्प करते हैं, देखिए कैसे हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला तो क्या होता है? 2.303 लॉग A0 बटा में A। हम पे A0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, और A क्या है? बचा हुआ सांद्रता। अब बराबर क्या होता है? KT। और T आपको दिया हुआ है, हमको यहाँ से निकालना है K। तो 2.303 लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितना है? 2.0। इनिशियल कितना है? 0.5। सॉरी, प्रारंभिक है 2 और बचा हुआ कितना है? 0.5 बराबर K इंटू 20। आप देख रहे हैं क्या कि जैसे ही ये उड़ेगा डेसिमल
तो ये वाला डेसिमल भी उड़ जाएगा। इट मीन्स ऊपर बच जाएगा 20 और नीचे बच जाएगा 5। तो ये कट के कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2.303 2.303 डिवाइड log 4 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू k। तो यहाँ पर k का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0693 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.069। आप इसको सॉल्व करिएगा, इसका यही आंसर आएगा। अब हमें निकालना हाफ लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसका भाई, हाफ लाइफ का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.693, हमारा के कितना आ रहा है 0.0693 आ रहा है। अगर आप मैथ्स का थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे तो ये डेसिमल जैसे ही उड़ेगा नीचे 1000 आ जाएगा, और ये वाला डेसिमल जैसे उड़ेगा तो ऊपर चल जाएगा 10,000। ठीक है, तो इससे अब ये पूरा कट जाएगा और यहाँ 1 2 3 1 2 3। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 मिनट आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन में इसको थोड़ा सा टिक कर लें। ये फॉर्मूला क्या बताओ, ये फॉर्मूला किसका है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो कितना आना चाहिए, 10 मिनट, और 10 मिनट ही मेरे ख्याल से सही आंसर होगा। आप इसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे के बाद आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 49। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 50। 50 में क्या पूछ रहा है कि रिएक्टेंट ए है, कोई एक रिएक्टेंट ए है जिसके कॉन्सेंट्रेशन C और टाइम T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कॉन्सेंट्रेशन C और टाइम T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो बताइए कि वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफ बना है ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। 0 ऑर्डर यानी कि 0 कोटि अभिक्रिया का ग्राफ है। 0 कोटि अभिक्रिया ग्राफ है। तो आपको आपका आंसर मिल गया। पूछा ये था कि एक सीधी रेखा वाला ग्राफ किस में बनता है, तो बनता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है 51 कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो होगा टाइम इनवर्स होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि इस मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को प्रभावित कौन नहीं करता, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में कौन है जो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। तो हम जो भी बोल रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से बोल रहे हैं। ऑप्शन सुनिएगा और आंसर आप भी ढूंढ लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, अभिकारक की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो होगा ही पक्का। टेम्परेचर बिल्कुल होगा। कैटलिस्ट ये भी होगा। ये तीनों ही क्या करेंगे, रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन बच गया चौथा जो लिखा है क्या, प्रकाश की उपस्थिति, जो रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये ऐसे हैं जो कि रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, पेट्रोल में ऐसा, पेट्रोल में TeL डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, पेट्रोल में TeL डालते हैं, क्यों डालते हैं। तो पेट्रोल में TeL डालने का एक ही कारण होता है कि उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग रिएजेंट, यानी कि उसको आवाज़ को घटाने के लिए। तो ये कैसा बिहेव करता है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। कैसा काम करता है, यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। कब, पेट्रोल में क्या डालते हैं, TeL डालते हैं। तो ठीक है 54 नंबर क्या पूछ रहा है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो ग्रिगनार्ड वाला वीडियो देखेंगे ना, आपको बताए थे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हैलाइड मतलब मैं बताया था ना हैलोजन ग्रुप। तो ऑप्शन देखिए क्या कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में प्रयुक्त होने वाले, तो ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैंगनीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी चारकोल। तो आपको लग रहा है आयोडीन होगा। क्या होगा हमारा आंसर, आयोडीन पाउडर होगा। ठीक है, सिनेबार किसको कहते हैं, HGS को कहते हैं। अभी थोड़े पहले आया भी था, HGS को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है 56, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं। तो जिनको जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला पता होगा वो बता देंगे। जिंक ब्लेंड का जो फॉर्मूला होता है ZNS होता है, ZNS यानी क्या है कि सल्फाइड अयस्क, यानी कि सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन किस विधि के द्वारा करते हैं, थोड़ी देर पहले बताए भी थे क्या, फेन प्लावन विधि, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। किसके द्वारा, जिंक ब्लेंड का जो कॉन्सेंट्रेशन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी कि फेन प्लावन विधि के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा 57,
ऑक्सीजन और ओजोन में क्या संबंध है? ऑक्सीजन और ओजोन में वही संबंध है जो पीला और लाल फास्फोरस में था, यानी कि एलोट्रॉप्स। यानी कि ऑक्सीजन ओजोन क्या है? एक अपरूप है, ठीक है। 58 में क्या देखेंगे, लिख रहा है क्या कि P4 में PP के बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना होगा, आबंध कोण कितना होगा? तो याद रखिएगा 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री इसका आबंध कोण होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 59 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड रंगीन होगा? कौन सा ऑक्साइड रंगीन होगा? रंगीन, तो इसमें सही आंसर आपका NO2। NO2 इसमें क्या होगा? रंगीन ऑक्साइड होगा। NO2 कैसा होगा? रंगीन ऑक्साइड होगा। 60 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में किसका चुंबकीय गुण सर्वाधिक होगा? चुंबकीय गुण निकालने का एक फॉर्मूला है बाबू, बता दे रहे हैं, म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2। म्यू इंटू n प्लस 2। यहाँ जो n है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, n जो है अनपेयर्ड यानी कि अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन हम देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो होगा वो होगा मैंगनीज का, यानी कि Mn2+ का सही आंसर। सबसे ज़्यादा कि निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है? इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वो किसका होगा? Mn2+ का होगा। यहाँ पे जो n है ना वो 5 है। n कितना है? 5। 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्रास, ब्रॉन्ज तथा जर्मन सिल्वर में सामान्य धातु कौन है? इन तीनों में कॉमन कौन है? तो है कॉपर। क्या है कॉमन? कॉपर है, ठीक है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 62 में क्या पूछा है कि वही फिर वापस आ गया ना घूम फिर के। अभी मैं थोड़ा पहले बोला था ना कि ये प्रिय क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या पूछा है कि NiCO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर बाबू होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल को हम हिंदी बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कहते हैं, फलकीय, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये कंपाउंड कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैसा जटिल है? तो ध्यान रखिएगा बाबू, जब एक गुरु कोष्ठक वाला भाग ना बाएं तरफ दिखता है ना, बाएं तरफ, तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक संकुल। क्या बोलते हैं? धनात्मक संकुल बोलते हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग बाएं तरफ दिखेगा ना तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक संकुल। या संकुल ना बोल के क्या लिख सकते हैं? जटिल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संकुल ना लिखें तो क्या लिखेंगे? धनात्मक जटिल यौगिक। धनात्मक जटिल यौगिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कब? जब स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग कहाँ दिखे? बाएं। अगर ये इसके दाहिने तरफ होता, केमिस्ट्री अगर पढ़ रहा होगा ना, तो जो बाएं केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा ध्यान से, कभी थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा, तो जो चीज़ बाएं तरफ होता है ना जनरली वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसको नाम क्या बोले? धनात्मक जटिल यौगिक या केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। 64 में क्या लिखा है कि EDTA का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? EDTA के यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछना था, इसको पूछना चाहता क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पूछना चाहता है? EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछना चाहता है। EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ये गलत लिखा है क्वेश्चन में। यहाँ इसको पूछना था EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या कितना होगा? EDTA का समन्वय संख्या कितना होगा? ये गलत प्रश्न पूछा है। ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा, क्या होगा? समन्वय संख्या। कितना होता है? 6 होता है। EDTA का समन्वय संख्या 6 होता है। 65 में क्या पूछा है? क्लोरोफॉर्म जलीय NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो एक बात जो लोग हैलोअल्केन जानते हैं, पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो हैलोअल्केन में एक बात पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? कि अल्काइल हैलाइड जब भी एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्कोहल। ये लोग सब जानते होंगे पक्का। जब भी हैलोअल्केन एक्वस KOH से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, इतना ध्यान रखें। लेकिन अगर यहाँ लिखा हो तो अल्कोहलिक KOH या NaOH, तो ये ध्यान रखना कि ये एल्कीन बनाता। क्या बनाता? एल्कीन। मैं फिर बोल रहा हूँ, घबराइएगा मत। अगर हैलोअल्केन एक्वस KOH से रिएक्शन करेगा, एक्वस KOH से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनाएगा। तो फिलहाल ये जो प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्लोरोफॉर्म जो है जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो ये भी एक तरह का एल्केन है। तो देखिएगा H ऐसे लिख रहे हैं, CCl Cl और Cl, और यहाँ लगा रहे हैं NaOH, NaOH
H और किस अवस्था में, जलीय अवस्था में। थोड़ा सा आपको समझाऊंगा होता क्या। देखिए होगा क्या कि इसमें ये माइनस वाला भाग है, ये प्लस वाला। Cl कितना दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है क्या, चलिए तो ये इसमें केमिस्ट्री के हिसाब से ये माइनस वाला भाग होता है और ये प्लस वाला, 3 बार टूटेगा तो क्या आएगा, H आएगा, OH OH और OH आ जाएगा। क्या बाहर निकलेगा भाई, अरे इसका प्लस और इसका माइनस, क्या निकलेगा बाहर, समझ में आ रहा है, यानी बाहर आपका निकल जाएगा NaCl। कितना NaCl भाई, 3 NaCl। ठीक है, लेकिन अभी रुकिए। आपको ये भी नॉलेज होगा, जो लोग अल्कोहल पढ़े होंगे ठीक से, कभी भी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो वाटर बाहर निकल जाता। तो ये है अनस्टेबल। कैसा ये, अनस्टेबल है। तो बाहर क्या निकलेगा, H2O और ये क्या बन जाएगा, HCOOH बनेगा, HCOOH। लेकिन रुकिए, आपने फिर अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ा होगा, कोई लड़का लड़की अगर ठीक से पढ़ा होगा, तो वहां पर ना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ, मतलब धातु के साथ, फिर NaOH के साथ भी रिएक्शन होगा। तो जब ये अभी NaOH है ना अभी, तो अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, Na यहाँ आ जाता है और H बाहर निकल जाता है। यानी आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, HCOONA और बाहर क्या निकल जाएगा, H2। यानी आपको जो टिक आउट करना है बाबू, वो इस पे टिक आउट करना है। इसका नाम क्या है, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट। आपका जो सही आंसर है, जल्दीबाजी में इस पे टिक मत मार लीजिएगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा इसका वापस बता देते हैं। फिर अभी आपसे क्या बोलें कि जब भी हैलोअल्केन एक्वस केवल से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ कितना क्लोरीन था, 3 था, तो तीनों हट गया और यहाँ पर OH आ गया। और एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ नहीं सकता, यहाँ तो 3 आ गया था। तो बाहर क्या निकल जाएगा, ये वाटर बाहर निकले। क्या बाहर निकलेगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ मैंने लिख देता हूँ -H2O। ठीक है, क्या निकल जाएगा बाहर, H2O। ये बन जाएगा, आप याद करें ना, ये जब बाहर निकले तो क्या बनेगा, H2O निकलता, HCOOH बनेगा, HCOOH बनेगा, ये बनेगा। लेकिन अभी भी क्या है, NaOH है। तो जो लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ा उसको एकदम याद होगा, हम जानते करेंट। तो Na यहाँ आ जाएगा, H हट जाएगा, यानी कि ये बनेगा और H2O। यानी कि कितना H2O बाहर निकल रहा है बताओ, 2 H2O। और NaCl कितना बाहर निकल रहा है, 3। अगर हम बात करें गौर से तो कुल मिलाकर हम NaOH कितना यूज किए बताओ, 4। और 3 बार यहाँ यूज किए हैं और 1 बार यहाँ, टोटली ये आपका मेन आंसर आएगा। तो जल्दीबाजी में टिक मत, आंसर क्या होगा आपका, HCOONA इसका सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B सही है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, जल्दी करिएगा। और बनाना सीख लीजिए, देख लीजिएगा ध्यान से, 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म जलीय NaOH से रिएक्शन करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सोडियम मिथेनोएट बनेगा। इसका एक नाम और है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट इसका एक और नाम हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट इसका एक और नाम हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट इसका एक और नाम हो जाएगा। प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए आखिरी के 5 सवाल क्या है, इसमें बोल क्या रहा है 66 नंबर क्वेश्चन में कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन करता है। DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन करता है, तो वो है आपका क्लोरल। क्या है, क्लोरल है। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए CH3CHCl। मैं पहले यहाँ पे कुछ लिख दिया ताकि आपको थोड़ा टाइम बचाया जाए। तो आपको पता नहीं कि Cl- होगा। अभी जस्ट थोड़े पहले हम लोग ना किए नहीं था क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जलीय NaOH के साथ, तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन दिख रहे हैं और यहाँ KOH, और ये भी किस में लिखा है, एक्वस। इट मीन्स अल्कोहल पक्का बनेगा। जब भी हम एक्वस केवल से हैलोअल्केन का रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो हो क्या जाएगा कि इसका प्लस और इसका माइनस, यानी इसका 2 मोल ले लेंगे ना। तो बाहर क्या निकलेगा, 2KCl और यहाँ आ जाएगा CH3CHOH और OH। ठीक है, आपसे क्या बताया था, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH नहीं, अगर आ गया तो अनस्टेबल। तो बाहर क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, H2O। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO। यानी कि हम लोग का जो आंसर होगा यही होगा। यानी कि जब डाइक्लोरोइथेन, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोइथेन जब एक्वस केवल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
बोले रहा है यहाँ पे क्या, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाया जा सकता है HI की अभिक्रिया किससे कराए। कह रहे क्या कि HI की रिएक्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से किसके साथ कराने पर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ हम HI का साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमारा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ HI का रिएक्शन करा देंगे तो हमारा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा सही आंसर होगा 68 का। 69 नंबर ये कुछ लिखा हुआ है, ये पेंट 1 इन है, पेंट 1 इन। पेंट 1 इन पे ना ये कुछ लिखा गया, तो जो भी लोग अल्कोहल चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो एक नाम आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे पता चला, BH3 देख करके। बाबू ये ना, ये बिहेव्स लाइक एंटी मार्कोनी रूल करता है। बिहेव्स लाइक कैसा रिएक्शन करेगा, एंटी मार्कोनी की तरह रिएक्शन कराता है। इट मीन्स यहाँ जो OH जुटेगा ना, OH वो पहला वाले कार्बन जुटेगा। कहाँ जुटेगा, तो ये बनेगा आपका, जो बनेगा इसका नाम क्या होगा, पेंटेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, पेंटेनॉल बनेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, ये हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन, ये बिहेव्स लाइक एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है कि निगेटिव वाला भाग वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि निगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जो H की संख्या, जहाँ H की संख्या कम है। भाई किसका निगेटिव पार्ट, जो रिएक्शन करने आएगा उसका निगेटिव वाला भाग कहाँ जाकर जुड़ेगा, जहाँ H की संख्या कम है। तो एंटी मार्कोनी क्या होगा बताओ, निगेटिव वाला भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या अधिक है। यानी कि हम यहाँ पे जोड़ने की किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको, H2O के जोड़ने की बात करें, हम वाटर के जोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाटर में OH वाला माइनस, OH कैसा बिहेव करेगा, माइनस की तरह, और H कैसा बिहेव करेगा, प्लस की तरह। ठीक है, तो निगेटिव वाला भाग कहाँ जाकर जुड़ेगा, जहाँ H की संख्या अधिक है, यानी कि इस कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, तो बिहेव्स लाइक एंटी मार्कोनी रूल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यह है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर वाटर का जो एडिशन होता है, वाटर का जो एडिशन होता है बिहेव्स लाइक एंटी मार्कोनी रूल होता है। तो यहाँ जो बनेगा हमारा आंसर वो बनेगा प्रोपेनॉल, सॉरी पेंटेनॉल बनेगा। आखिरी सवाल ये है, और ये जो लोग इसको जानते हैं ना बाबू, चलो यहाँ तो आपको प्रोडक्ट पूछा है, किसी किसी क्वेश्चन पूछता है कि इस रिएक्शन का नाम बताए। तो ये रिएक्शन जो इसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन यानी कि रोजेनमुंड अपचेन इस रिएक्शन का नाम। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसका नाम है बेंजल्डिहाइड। यानी फॉर्मूला क्या होगा, C6H5CHO। यानी आपका जो सही आंसर होगा C6H5CHO होगा। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 70 क्वेश्चन आपको बता दिए, और जितने भी हमने क्वेश्चन बताए सब एकदम सही बताए। और जहाँ तक मैं सैंपल पर देख रहा हूँ उसमें हमको 2-3 प्रश्न गलत मिला है, और कोई लड़का या लड़के बिना पढ़े अगर इसको याद कर लेगा तो एग्जाम में गारंटी गलत करके आएगा। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, और अगले वीडियो का वेट करेंगे, ताकि उसमें मैं हो सकता है मॉडल सेट 3 बनाऊँ, या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेट है वो बनाऊँगा। ठीक है, वेट ज़रूर करिएगा, और जो भी हम वीडियो डालें उसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें, और फुर्सत मिले अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, बाय बाय।